ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज का अपना जो इंटरेक्टिव सेशन है ये काफ़ी स्पेशल सेशन अपन मान सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम से आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए लगे हुए थे। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और पहले जो जनरल स्टडीज़ का पेपर था वो आपने अच्छे से किया। देन सब्जेक्ट के लिए आप दोबारा से जुटे और आपने जी भर के मेहनत की है और आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर भी, लगभग आप मान सकते हैं कि एक अच्छा स्कोर आपने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। देखो, हम जिधर जा रहे हैं ना, उस रास्ते पे हमें ऐसे पूरा विश्वास होना चाहिए, ऐसे ना, ऐसे खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हमारी बाकी स्टेप जो हो चुकी है बहुत अच्छी गई है। अपने आप को आपको यही मैसेज देना है कि मैंने मेरी साइड का द बेस्ट अब तक कर दिया है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, यहाँ से अपन दोबारा देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में यहाँ पे एक थोड़ा सा कोरिलेशन मैंने करने की कोशिश की थी कि 2020 के पैटर्न और 2024 के पैटर्न से सीटों को आप देखें, कैटेगरी को आप देखें, तो कोई आइडिया अगर लगता हो तो वो आइडिया लगभग ऐसा रह सकता है। ये आप लोगों ने इस वीडियो को देखा था, आपने इसको लाइक भी किया, बहुत अच्छा था। अब यहाँ से आपको एक तो ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारा स्कोर अगर इसके आसपास है, इससे थोड़ा बहुत नीचे भी है, तो भी आपको आगे बढ़ना है। आपको किसी भी स्टेज के अंदर बैकफुट पे नहीं जाना है। आप पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि कॉल होगा या नहीं होगा, है ना। ये आपके दिमाग का इशू नहीं होना चाहिए। आपने एग्ज़ाम दिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम के दूसरे दिन से ही इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। मे बी सराउंडिंग का होता है, पूरा सीनेरियो होता है, हम खुद भी बहुत सारी चीज़ों पे मंथन करते हैं, तो कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं, नो डाउट, वो स्वाभाविक है, आप चलने दीजिए। लेकिन जब अपना स्कोर एक लेवल तक आ गया है या हमें उम्मीद है कि हमारा स्कोर इन क्राइटेरिया के आसपास कहीं या इनसे ऊपर है, नो डाउट आप में से बहुत सारों का स्कोर इससे काफ़ी अच्छा ही है, तो ये होता है कि आपको कहीं रुकना तो पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आप कितनी जगह डाइवर्ट करेंगे अपने आप को, ऐसा नहीं करना आपको। आप अपने आप को एक जगह पे स्टैंड कर दीजिए कि यस, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, बस इतनी सी बात होती है। अब जैसे आप अपने माइंड को सेट कर देंगे, उसके बाद में आपका नेक्स्ट वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा कि आपको अब नेक्स्ट काम करना है। तो देखिए, जब अपन माइंड के अंदर इस चीज़ को सेट कर चुके होते हैं कि हमारा रिटन एग्जामिनेशन हमारी साइड से हमने बेस्ट कर दिया है, उसके बाद में अगला काम होता है हमारे पास कि हम नेक्स्ट जो स्टेप है, इंटरव्यू का जो स्टेप्स है, उसको कैसे मैनेज करें और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उन कंपोनेंट्स को हम किस प्रकार से कवर करें और वहाँ हमें किस प्रकार के जो माइंड मैप है वो तैयार करना है ना। आपके दिमाग में क्या बनना चाहिए, कैसा अपन उसमें करने वाले हैं, कैसे उस चीज़ों को करेंगे, उसका एक पूरा डिज़ाइनिंग आपको करना है। तो देखिए, हमारा जो इंटरव्यू का सेक्शन होना है उसके बारे में अपन पहले थोड़ा सा जानते हैं और फिर उसके प्रयास हमारे क्या होने चाहिए उनको देखेंगे। देखो, मार्किंग के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो अभी हमारे पास केवल 24 मार्क्स का मैटर बचा हुआ है। 200 मार्क्स आप क्रॉस कर चुके हैं, केवल 24 नंबर का जो इंटरव्यू है वो आपका अब होना बाकी है और आपके प्रयास अब केवल इन 24 नंबर के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे है ना, आपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर निकालने की कोशिश की है, वैसे ही 24 के अंदर भी मैक्सिमम स्कोर निकालने की पूरी कोशिश करनी है। ये पूरा आपका प्रेजेंटेशन है, इंटरेक्शन का मामला होता है। आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो इंटरव्यू टाइम के अंदर, कैसे आप
डील करते हो और कैसे आप जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर दे पाते हो। तो एक बेहतरीन माइंडसेट बहुत ज़रूरी है इसके लिए, है ना। ठीक है, पेपर में आपके पास कोई दूसरा नहीं होता है, आपको अकेले काम करना होता है, वहाँ एक अलग एंगल होता है दिमाग का, और इंटरव्यू के अंदर माइंड का जो एंगल है वो डिफरेंट होता है। आप इस चीज़ को बिल्कुल से क्लियर रखें कि आपको अकेले काम नहीं करना है, लोगों के साथ में, यानी कि आपके पास एक बोर्ड होगा, इंटरव्यू बोर्ड, उसके साथ में आपका आमना सामना होना है, राइट। ठीक है, तो आपको बिल्कुल से कूल माइंड की जरूरत है ना। कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। देखो, अपन ऐसा नहीं कर सकते कि अपन कल इंटरव्यू है, आज गए और आज हमने हमारा माइंड सेट कर लिया और अब इंटरव्यू दे के आ गए, ऐसे नहीं होता है। आपको पहले से प्रयास चालू करना पड़ेगा, ये एक प्रोसेस होती है। जैसे मान लो कि आज भी आप यही कैलकुलेशन कर रहे हो कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो गए, कौन से सही हो गए, अब तुम्हारा स्कोर क्या है, किसी थर्ड पर्सन का क्या है, मेरा क्या है, वो काम अब नहीं करना। आपके माइंड को आपको फ्लक्चुएट नहीं कराना है, स्टेबलाइज कराना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया कि अगर आपके ये 2 स्टेप बहुत सही जा चुके हैं तो अब आप उनको क्लोज कर दीजिए और अब एक नया फेज आप स्टार्ट कर लीजिए। और उसमें आपको किसी से कोई ज़्यादा अब कंपैरिजन करने की, पिछली चीज़ों को इवेलुएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब आपके काम भी नहीं आनी है। आपके अब क्या काम आना है, ओनली 24 मार्क्स में आप क्या करके आ रहे हो, कैसे करके आ रहे हो, और आपके परफॉर्मेंस से वहाँ जो बोर्ड बैठा है वो खुश हो रहा है या नहीं हो रहा, वो बड़ी चीज़ है। आप नोट करना है इस चीज़ को। आपके मार्क्स क्या आए थे उनको नहीं पता है, ये आप भी जानते हो कि जैसे आप जाएंगे या आपके आगे जो गया है, आपके पीछे जो गया है, उनके मार्क्स रिटर्न में कितने आ रखे हैं उनको नहीं पता, किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। सिर्फ ये है कि आप वहाँ पे पहुँचेंगे, वो लोग आपसे डील करेंगे और वो उम्मीद करके बैठे हैं वहाँ पे, जो लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपको मिलेंगे ना, वो पहले से इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि आप उनको अच्छे आंसर दे के आओगे, करेक्ट आंसर, और वो भी बिल्कुल एक इजी मूड के अंदर, है ना। बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन भी जानते हैं कि अपने पास में जब कोई हमारा फ्रेंड आता है जो बार बार टेंशन में रहता है तो हम उसको ज़्यादा ऐसे गुड फील नहीं करते उसके साथ डील करके। इजी होने पे हम गुड फील करते हैं, सामने वाला भी हमारे से गुड फील तभी करता है जब हम इजी होते हैं। तो ये चीज़ एक डिफरेंट चीज़ है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए कि बंद कमरे में बैठ के किताबें पढ़ने से, नोट्स बनाने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से, पेपर देने से इंटरव्यू का कनेक्शन इतना घनिष्ठ संबंध कुछ भी नहीं है, ये एक अलग चीज़ होती है। आप वहाँ पे कितना भी दिन रात कुछ भी कर सकते हैं, वो एक अलग एंगल होता है, उसका तरीका डिफरेंट होता है, और इंटरव्यू का तरीका डिफरेंट होता है। आपको 1000 चीज़ें आती होंगी, अगर आप सामने वाले को अच्छे से नहीं बता पाए तो आप ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ आती है कि यहाँ आपका वे, एंगल सब चेंज हो जाता है। तो आपके पास देखो क्या है कि ये तो पहली चीज़ आ गई कि आपका जो माइंड सेट है, जो मूड है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें एक चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि आप अपनी चिंताओं को डिलीट कर दो। अब आप में से किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि सर इंटरव्यू हो रहा है, सिलेक्शन का मामला है, जॉब का मैटर, चिंता तो होगी। ऐसा नहीं कि हमें चिंता छोड़ने का मतलब ये है कि जब आप कोई काम कर रहे हो एटलीस्ट उस समय पे तो वही काम करो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जब आप इंटरव्यू के बारे में पढ़ रहे हो तो वो टॉपिक ही पढ़ो, ना कि कोई चिंता करो। जब आप आंसर दे रहे हो तो मेरा आंसर सामने वाला समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, गलत बताएंगे या खुश नहीं होंगे मेरे आंसर से, ये चिंता आपको नहीं करनी है।
अगर आप पहले से डिप्रेस्ड माइंड के साथ में या वरीड माइंड के साथ में कुछ भी अपना पुट करोगे तो वो उतना असर नहीं डालेगा, कंफर्म बात है। तो आपको पहली दिन से ही आपकी जो वरीज है ना, इनको आप हटा दीजिए या मिनिमाइज कर दीजिए। देखो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप इनको मिनिमाइज कर दीजिए या आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इनको आप टाइम के साथ में मैनेज कर दीजिए कि जब ज़रूरत होगी तभी आप चिंता करेंगे, और जब आपको कोई दूसरा इम्पोर्टेंट काम करना जो कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, उस टाइम पे आपको ये कतई नहीं करना है। तो एक हैबिट आपको आज से क्रिएट करनी है, दिस इज ए हैबिट। क्योंकि देखो आप लोगों में से कईयों ने इंटरव्यू दिए हैं, कई पहली बार इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने जाएंगे, है ना। तो डेली हम जो रहते हैं वो अलग चीज़ होती है, और उस दिन हम जो होते हैं और हम जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। तो आपको अलग से भी प्रिपेयर होना उस दिन के लिए और सहज भी रहना है ना। आपको ड्रेसअप भी बहुत शानदार होना है ना। आपके मतलब कि पूरा बॉडी का गेस्चर एकदम शानदार होना चाहिए, और उस शानदार के साथ में आपको सुकून के साथ होना चाहिए ऐसे। तो वो चीज़ें एक दिन में नहीं आ सकती, है ना। जिन्होंने इंटरव्यू दिया है वो इस चीज़ को जानते हैं कि अगर आप पहले ही दिन एक नई शर्ट डाल के जाएंगे या नया पैंट पहन के जाएंगे या नया बेल्ट लगा के जाएंगे या नई हैंकी लेके जाएंगे, नए जूते पहन के जाएंगे या नए सॉक्स डाल के जाएंगे, तो थोड़ा सा अजीब फील होगा आपको। तो वो तो फिजिकल चीज़ें हैं जिनसे आपको कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद आपको उतना अजीब हो रहा है तो आप सोच के देखिए कि बाकी चीज़ जो आप काम में लेंगे उनसे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इस बातों के अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि आपको इंटरव्यू के लिए जो ड्रेस चाहिए ना वो भी आप सिलवा के अभी पहनना चालू कर दो, स्टार्ट कर दो उसको भी। आप पूरा पिन पॉइंट करके एक ही चीज़ पे काम करना है। तो हालांकि इन चीज़ों के बारे में हम अलग से बात करेंगे, है ना। बाकी और टीचर्स को भी साथ में लेंगे, मेल टीचर्स को भी लेंगे, फीमेल टीचर्स को भी लेंगे, वो भी आपको इन चीज़ों के बारे में और बताएंगे। मैं आपके साथ बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ कि माइंड सेट आपका पहला पॉइंट हो जाता है। ये आप चाहें कि आज हो जाएगा, आज नहीं होगा, आप चालू कीजिए, कुछ दिनों में होने लग जाएगा, आपको खुद पता लगने लग जाएगा कि कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखो आपका जो मेन हमारा आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो है कि हम स्टडी क्या करें। ठीक है, क्योंकि कोई सिलेबस तो इसका होता नहीं है और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, और आपसे क्या पूछा जाएगा या आपके हिस्से में कौन सा टॉपिक आएगा उसका कोई कहीं से कोई भी उसका अनुमान या अंदाज़ा नहीं लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपसे कुछ भी कहीं से भी बोर्ड का जैसा मन कर रहा है वो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो कुछ ऐसे प्रयास होते हैं जिनसे हम हमारा जो साइड है उसको थोड़ा सा सिक्योर कर सकते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल कर सकते हैं। मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। देखो जब आपका रियल इंटरव्यू होगा तो उसमें आपका जो पहला पॉइंट आता है या पहला जो आपका इंटरेक्शन आता है वो इंटरेक्शन आपका आएगा बोर्ड का जो मेंबर है उनसे। और बोर्ड के जो मेंबर हैं वो आपसे जनरल बातें पूछेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन, जो कि आप एक जनरल नॉलेज या एक सामान्य जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें डाल सकते हो। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे एक तो ये रहता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका एरिया क्या है ना। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपकी कोई तहसील होगी, है ना। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उस जगह का कुछ भी स्पेशल है तो आपको पता होना चाहिए। और उसकी जैसे आप बॉटनी के हैं, जूलॉजी के हैं, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज भी होना चाहिए।
अगर राजस्थान सरकार का, भारत सरकार का, है ना, या पर्यावरण संबंधी ऐसा कुछ है या कोई वहाँ पे इशू है, ऐसा ही नहीं है, अगर वहाँ पे कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन से रिगार्डिंग हो सकती है, किसी हैबिटाट लॉस को लेकर के हो सकता है, किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज को लेकर के हो सकता है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, एजुकेशन को लेकर के भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो सकता है, वहाँ की जो लोकल हैं वो कैसे मैनेज करते हैं या उनकी प्रैक्टिसेस क्या है, लाइवलीहुड क्या है उनका, वो चीज़ें हैं। यानी कि थोड़ा सा आपको आपके जो किताबें हैं उनके बाहर, है ना, जैसे गवर्नमेंट का वहाँ पे स्पेशल कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ये भी हो सकता है, उसके इम्पैक्ट होते हैं, वो कुछ भी ऐसा ढूंढने की कोशिश करेंगे या वो चाहेंगे कि आपसे वो चीज़ पूछें जो आपके आसपास है। जैसे मान लो कि मैं सीकर से हूँ, तो वो मेरे से कोटा के बारे में नहीं जानना चाहेंगे, कंफर्म बात है ना। अगर आप कोटा से हैं तो वो आपसे कोटा के बारे में जानना चाहेंगे। और अगर मान लो कि क्या कंडीशन बनी हुई है और उस दिन पेपर में क्या आ गया ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप इसको अलग से कोट करना कि सैम डे न्यूज़पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको तो लगता है कि मेरा तो इंटरव्यू है, मैं तो मतलब ड्रेसअप होने में व्यस्त हूँ, चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट संभाल रहा हूँ, मैं तो उसमें लगा हूँ, मेरे को अखबार पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है। नहीं, ये गलत है, आपको अखबार पढ़ना है उस दिन का अखबार भी पढ़ना है, उससे पहले के सप्ताह भर के न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर का मतलब ये हो गया कि उस आसपास के दिनों में आपके एरिया में या राजस्थान में या आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ अगर कुछ चल रहा है तो वो क्या है, पहली बात तो वो क्या चीज़ है, और वो उसके ऊपर आपके व्यूज़ क्या हैं, है ना, या आपके सजेशंस क्या हैं। तो ये एक इंस्टेंट प्रोसेस होती है, आपको नहीं पता कि उस दिन क्या घटना हो जाएगी, आपको नहीं पता कि वो कौन सी बात आपसे पूछ लेंगे, तो दैट इज इंस्टेंट एंड इनसर्टेन। ये बिल्कुल से अचानक होगा और आपको पता भी नहीं है, अनसर्टेन चीज़ है। तो आप इस चीज़ का सामना कैसे करेंगे, है ना, आप इस चीज़ को फेस कैसे करेंगे। भाई ऐसा होता है कि आप तो अपने हिसाब से तैयारी करके जा रहे हो, अपना आपने रूम बुक कर रखा है, आपने अपना सारा उसमें सेटअप कर रखा है, सारा मैनेज कर रखा है, आप तो चले गए, आपने चाय नाश्ता कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, आपको तो आइडिया भी नहीं है, राइट। लेकिन अगर अचानक से कुछ भी आपके सामने क्वेश्चन वो पूछते हैं, और जाहिर सी बात है पहला मेंबर आपसे यही करने वाला है, ये मस्ट है, ये उनका रूल है कि जाते ही वही आपसे बात करेंगे, वही आपसे पूछेंगे, ये पूछेंगे आप कहाँ से हो, आपका जो स्क्रूटिनी फॉर्म होता है वो उनके हाथ में होता है, आप कहाँ से हो, उनके पास नॉलेज है। लास्ट बार तक तो ये भी था कि आपने 10th कौन सी स्कूल से किया, उसका नाम पूरा क्या है वो एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट में नाम लिखा कुछ और आप बोल रहे हो कुछ और, ये भी गलत है। आपके 12th में क्या है, आपकी कॉलेज का नाम क्या है, आपके परसेंटेज कितने आए हुए हैं, है ना। सर्टिफिकेट में परसेंटेज आ रहा है कुछ और आप बोल रहे हो पॉइंट्स में कुछ और, दैट इज नॉट फेयर। मीन्स आपको इन चीज़ों के लिए पहले से जो कर सकते हो तो पहले से करके रखो, और उस समय अचानक से जो होगा उसके लिए भी रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। अब देखो इसमें कहाँ जाएं अपन, क्या करें, कहाँ से सीखें। अचानक से कोई चीज़ आ जाए तो उसका सामना करना कहाँ से सीखें, ये कोई क्लास तो होती नहीं है या किसी बुक में तो आता नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन जो मैंने यूज़ किया था या मुझे लगता है कि जो सही है वो ये है कि आप लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं
उनको काम में लो। और ऐसे इंस्टेंट क्वेश्चन, जनरल टॉपिक्स के इंस्टेंट क्वेश्चंस, ये जैसे यूपीएससी लेवल के ऊपर जो एस्पिरेंट्स इंटरव्यू देते हैं वहाँ ये सबसे बेस्ट लेवल है इनका। वो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो पूरी सोसाइटी को टच करते हैं, आपके सब्जेक्ट को भी टच करते हैं। आप यूपीएससी के इंटरव्यूज़ के जो वीडियोज हैं वो यूट्यूब पे देखना चालू कर दो। है ना, शुरू में आप देखोगे, आपको पता लगा कि भाई कौन से चैनल के ऊपर ठीक बोल रहे हैं, कौन सौ के ऊपर बेवजह का दिखाते हैं या एक्स्ट्रापोलेट करके या जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। आप खुद ही जज करने लग जाओगे कि कहाँ ठीक बातें हो रही हैं। आप ऐसे लोगों के इंटरव्यू सुने और ऐसे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के बारे में जैसे उनके रिव्यू होते हैं या स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा क्या गया, उसने बोला क्या, ये बारीक चीज़ें आप वहाँ से निकालना सीखो। तो यहाँ से आपको कुछ ऐड करना है। देखो, जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आप साथ में एक दूसरा काम भी कर लेना ताकि आपके दो काम हो जाएंगे। वो ये है कि जो लोग वहाँ YouTube के ऊपर आप देख रहे हैं कि किसी का इंटरव्यू चल रहा है, तो आप उस कैंडिडेट को भी नोट करो कि वो कैंडिडेट कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो उसका ड्रेसअप देखना कि वो क्या पहन के आया है ना। कपड़ों के कलर देखना कि वो कैसे कलर्स या कैसे कलर कॉम्बिनेशन है, शर्ट का कलर कैसा है ना, मैचिंग किस प्रकार से उसने किया है, वो बैठता कैसे है ना। जैसे आपको भी चेयर दी जाएगी बैठने के लिए, तो वो सामने बैठता कैसे है, उसका सिटिंग गेस्चर वो भी नोट करो। उसके बाद में ये भी नोट करो कि जब वो बात कर रहा है तो वो कैसे बात कर रहा है, टॉकिंग कैसे कर रहा है, सामने वालों की तरफ किस प्रकार से वो उनको इंगित करता है, या 5 लोग बैठे हैं तो वो आंसर पूछता है ए, तो वो बाकी बी सी डी को कैसे डील कर रहा है और सबको कैसे सेटिस्फाई कर रहा है। और वहाँ से जो क्वेश्चन उसके ऊपर एक का जवाब देता है, उससे पहले दूसरा उससे क्वेश्चन पूछता है, तो वो कैसे शिफ्टिंग करता है। आप लोगों से जो बहुत बड़ी गलती होने की संभावना है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, आप इसे इसका पूरा ध्यान रखना। वो ये है कि आपको सुनना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपसे पूछा गया, आप बता रहे हो, आपका आंसर अभी चल रहा है और सामने से पैनल में से आपसे कोई दूसरी बात पूछ ली गई, तो आप अपनी बात वहीं बंद कर देना। इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से समझना कि आप पहले आंसर का अभी कंटिन्यू कर रहे हो और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप अपने पहले आंसर को वहीं रोक देना। या दूसरे कैंडिडेट ने आपसे कुछ पूछ लिया है तो भी आप अपने आंसर को रोक देना। और जब तक सामने से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन पूरा वो बोल नहीं दे, मान लो कि आपसे पूछा कुछ भी, आपको लगा कि मेरे को ये बताना है और उनकी बात पूरी हुई नहीं और आपने अपनी बात चालू कर दी, इट इज़ टोटली रॉन्ग इम्पैक्ट, टोटली रॉन्ग है। सामने वाले की बात को नहीं सुनने का मतलब है ये उसका अपमान होता है। सामने वाले की बात को पूरा सुनना और उसको ऐसे फील कराना कि मैं आपको ही रिप्लाई दे रहा हूँ और बाकी को भी ये फील कराना कि आपको भी मैं देख रहा हूँ, और अपनी बात को पूरा कहना। जब तक आपको टाइम मिला हुआ तब तक उसके बारे में जो भी आप जानते हैं उनको सहज तरीके से बताना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग आपको जो YouTube के ऊपर वीडियोज़ हैं, UPSC लेवल के जो वीडियोज़ हैं वो आपको देखने चाहिए। आपके एरिया का आपको मैक्सिमम नॉलेज लेना है। अब देखो, इसमें एक चीज़ अपने आप जुड़ जाएगी, वो ये है कि आप जा रहे हो हायर एजुकेशन के लिए, है ना। कॉलेज शिक्षा उच्च शिक्षा में आती है,
और मान लीजिए कि आप में से कुछ एक कैंडिडेट अभी स्कूल में है तो वो स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, ये क्या है, इनके सिस्टम क्या है, इनके अंदर प्रोसेसिंग, इनके पूरे पार्ट्स, वो सब क्या हैं। और हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आपको ज़रूर स्टडी करना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसमें किन चीज़ों पे जोर दिया गया है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हाँ, आपके एरिया के अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ है वो भी आपको पता होना चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जो रैंकिंग सिस्टम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लो कि आप तो एमएससी करके नेट कर किए हुए हो और आप इंटरव्यू देने चले गए, वो आपसे पूछते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप ऐसे 2-3 जर्नल के नाम बताओ जिनके इम्पैक्ट फैक्टर आप जानते हो। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप पीएचडी किए हुए हो या रिसर्च कर रहे हो या रिसर्च में एंगेज हो तब भी आपसे रिसर्च की बात करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। आपने कहा कि सर मैं पीएचडी मेरा कंप्लीट है, ये मेरा थीसिस देख लीजिए, ये मेरे पेपर्स देख लीजिए, मे बी वो आपसे इससे कुछ पूछे ही नहीं। तो ये हम पहले से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमसे उम्मीद वो करते हैं कि अगर कोई कॉलेज लेक्चरर बनने जा रहा है तो उसको रिसर्च में तो जाना ही है, रिसर्च तो वो करेगा ही करेगा, तो पेपर्स भी पब्लिश कराएगा, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होते हैं, है ना, यूजीसी केयर लिस्ट क्या होती है, उसको पता होना चाहिए। यूजीसी केयर लिस्ट क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, गूगल स्कॉलर क्या होता है, साइटेशन क्या होता है, इंडेक्शन क्या होता है, बहुत चीज़ें है ना। साइटेशन क्या होता है, इंडेक्शन क्या होता है। तो ऐसे मान के चलिए कि आप जैसे ये सोच लें कि भाई मैं तो पीएचडी से कनेक्ट ही नहीं हूँ, तो मुझे तो इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, ये आपके लिए कहीं दिक्कत बन सकता है। हाँ, अगर आप पीएचडी आपकी चल रही है और आप पीएचडी अगर कर चुके हैं तब तो आपको कंपलसरी है कि ये सब आना ही चाहिए। आपके सब्जेक्ट के जो मेन जर्नल्स हैं उनके नाम है ना, वो कहाँ से छपते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन उनको रन करते हैं, है ना, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। अगर किसी का इम्पैक्ट फैक्टर है वो आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपसे सब्जेक्ट वाले पूछेंगे, लेकिन वैसे रैंकिंग क्या होती है, यूजीसी केयर लिस्ट क्या होती है, तो सिंपल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप पीएचडी हैं या पीएचडी नहीं है, उन चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग जज करना और एक लेवल तक इन चीज़ों को आप जानने की कोशिश करना, और आपके पास ये सारा होना चाहिए, है ना। जैसे आई होप मार्केट में अभी भी वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जो बुकलेट आती है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो आपने बताया कि अभी भी मार्केट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज वो बुकलेट्स आते हैं जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपके पास एटलीस्ट आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है ना उसका सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। राइट। अब देखिए एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर लीजिए कि आप चाहे राजस्थान में कहीं से भी हैं, आपका जो इंटरव्यू है वो अजमेर में होगा ना, आरपीसी के हेडक्वार्टर पे होगा। तो आप अजमेर में पहले से रुके हुए हैं, है ना, तो आप जहाँ से अजमेर तक आए हैं उस रास्ते के अंदर आपने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किए हैं, वहाँ पे कुछ स्पेशल है या अजमेर के अंदर कुछ स्पेशल है, तो ऐसी कुछ चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू नो अबाउट। हालांकि ये
सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन आपका होम डिस्ट्रिक्ट ये इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत अच्छे से, और एक्सपेक्ट है कि जैसे अभी जो हुआ है या जो चल रहा है ना, उसमें जैसे एक तो बड़ा जो इश्यू आया है वो ग्लोबल वार्मिंग है ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर राइज हुआ है, प्लांटेशन, जैसे अभी मानसून सीजन स्टार्ट हो गया, प्लांटेशन है। तो अगर कुछ इनसे जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं या इनसे जुड़े हुए कुछ फाइंडिंग्स हैं तो वो आपको जरूर पता होना चाहिए। आपके उनके ऊपर क्या कमेंट है, आपके कमेंट्स क्या हैं? जैसे मान लो कि आपके एरिया के अंदर कोई टाइगर रिजर्व है ना, जैसे अखबार में आया कि वहाँ पे कुछ अतिक्रमण हो रहा है, तो आपके कमेंट क्या है वो मैटर करता है। वो जानना चाहते हैं कि आप, है ना, आपके व्यूज़ क्या हैं। ऐसे आपका पर्टिकुलर मान लो कि कोई एरिया है जहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो पुअर है, मान लो कि एजुकेशन के लेवल से आपसे जुड़ा हुआ कोई बात कर सकते हैं, जेंडर से जुड़ा हुआ हो सकता है ना, ट्राइबल कम्युनिटी है उनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें होंगी। ऐसे वो एक पूरा फ्रेम बनाने की कोशिश करेंगे कि जैसे एक तो एरिया है, एक आपका सब्जेक्ट है और एक इश्यू है। तो ज़्यादा तो वो ऐसे काम करेंगे कि आपके ही एरिया का, आपके ही सब्जेक्ट के आसपास का अगर कोई इश्यू है तो वो उनके दिमाग में अगर आ जाए तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो जैसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे, है ना, पहला जो हमारा इंट्रैक्शन होगा वो आरपीसी मेंबर से होता है या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे होता है, और वो हमसे जनरल बातें पूछते हैं। ठीक है, जनरली मोस्ट कॉमनली उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो, है ना, आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन, वहाँ से उनकी बातें स्टार्ट होती हैं। और जब आप उनको ये बताना चालू करते हैं तो फिर, है ना, जो एक अप्रोच होते हैं उनकी कि आपके आंसर से वो फिर क्वेश्चन पूछते हैं। कि जैसे आप अपने एरिया का नाम बताएंगे या वहाँ की किसी नदी का नाम बताएंगे तो वो उससे जुड़ा हुआ कुछ भी है वहाँ आपको ले जाएंगे। फिर आप कुछ और बता रहे हैं, उसमें कुछ कहीं से कनेक्ट होता है, वहाँ ले जाएंगे। तो ये आपका पहला पार्ट है। तो आपने स्टार्टिंग में जब जनरल पेपर की तैयारी की है तो आपने काफ़ी कुछ कवर किया है। तो एक बार, हाँ, उतना सब कुछ करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा आइडिया ऐसे बनाएंगे कि आपका एरिया और सब्जेक्ट, इश्यूज और जो भी लेटेस्ट है। जैसे जब आप जीके का पेपर दे रहे थे तब तो ये था कि इतने महीने पहले तक की बात होनी चाहिए, लेटेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर पहले थोड़े बन जाते हैं ना, इसलिए अब वहाँ पे लेटेस्ट आएगा कि पहले से कोई वहाँ पे मुद्दा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और अब रिसेंट में अखबारों में क्या चल रहा है, सुर्खियों में क्या चल रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ बातें और आई कि जैसे एक तो ये है कि मिनिमम मार्क्स का क्या है ना, मिनिमम मार्क्स। तो ये इसके बारे में जो कहना है ना कि इसका कोई आंसर दिया जाए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जैसे मैं जो मेरा पर्सनल कमेंट इस पर करना चाहूँ वो तो ये कि आपको ऐसा सोचना ही नहीं है। पहली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे हारने के लिए नहीं जा रहे, आप यहाँ पे जीतने के लिए जा रहे हैं। आप जो तैयारी कर रहे हैं ना वो एक विनर बनने के लिए कर रहे हो। राइट, कि आपका रिटन एग्जाम अच्छे से हो गया, आपने अच्छे एग्जाम दिए, आप इंटरव्यू अच्छा करने के लिए जा रहे हो,
अगर मिनिमम जैसा क्राइटेरिया कुछ है या वो कुछ करते हैं तो वो तो मिनिमम तो सबके लिए होता है ना, फॉर ऑल है वो तो वो तो आपको भी अगर है तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए माइंड सेट ही नहीं करना है ना भाई। यही तो मैंने आपको पहला हमारा सेशन का पार्ट यही था कि आपको माइंड में क्या रखना है, ये माइंड में ही नहीं रखना। थोड़ा सा मेरी बात को आप समझना कि मिनिमम मार्क्स अगर वो देते हैं, आपको ये लगता है कि 6 नंबर देते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं, तो अगर वो है तो वो तो सबके लिए हो गया ना। उसमें आपका क्या प्रयास है? आपका तो कोई प्रयास नहीं है ना। आप तो प्रयास ना करेंगे तो भी वो आपके हिस्से में नहीं करेंगे, और वो देना चाहते हैं तो भी आप वहीं पहुंचेंगे। आपका प्रयास तो विनर बनने का है। तो है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ और जो मैंने इन दिनों में ऑब्जर्व की है, या जिसको देख के थोड़ा सा ऐसे मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, वो ये कि आप आज कुछ भी कैलकुलेट मत करो, है ना। एग्जाम के दिन से ही पूरे राजस्थान के अंदर एक कैलकुलेशन चल रहा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सर मेरे इंटरव्यू में नंबर इतने आ जाएंगे, मेरे रिटर्न में इतने आए हैं, तो मैं तो वैसे ही नहीं सेलेक्ट हो पाऊंगा, तो मैं तो क्यों ही इंटरव्यू की तैयारी करूं। तो ऐसे माइंड का तो भाई आपके पास भी सॉल्यूशन नहीं है, और मेरे पास भी नहीं है, किसी और के पास भी नहीं है। आपको ये चीज़ तो भुलानी पड़ेगी। आपको कैलकुलेट नहीं करना है। और क्या कैलकुलेट करोगे? 24 नंबर में क्या कैलकुलेट करोगे आप? 24 तक की गिनती सबको आती है, इसमें कैलकुलेट नहीं करना, आपको परफॉर्म करना है। आपको परफॉर्म करना है। जनरल जो है वहाँ अच्छा करना है, सब्जेक्ट में अच्छा करना है। मान लो कि आप दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते होंगे, आपके कपड़े बहुत पुराने होंगे, फटे हुए होंगे, कुछ भी हो सकता है, आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हो ना भाई। कौन कहता है कि आप बोर्ड पे जाओगे तो आप अच्छा नहीं पढ़ा सकते? कौन कहता है कि आप बोर्ड पे पढ़ाओगे तो वो तालियां ना बजाए? तो ये अप्रोच गलत है। मोस्टली लोग इस अप्रोच के साथ बात कर रहे हैं, वो गलत बात है। हमें इस चीज़ पे नहीं जाना। मैं रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को कि आप मिनिमम जैसा कुछ ना सोचें। मिनिमम का मतलब ये कि आप पहले दिन से ये सोच के जा रहे हो, नो, इट इज रॉन्ग। आपको ये देखना है कि लोगों के कहाँ तक नंबर आए हैं। लोगों के तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो मुझे अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे, मैं क्या करूँ, या मेरे परफॉर्मेंस में मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। मेरा लैंग्वेज है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको अभी तो लैंग्वेज सीखना है। ये आपको ठीक है बहुत कुछ आता होगा, या आपको है नॉलेज में है आपके, लेकिन आप बोल कैसे पाएंगे वहाँ पे, या बोलेंगे कैसे? एक्सप्रेस करना भी तो सीखिए। अब बोलते ही अगर आपका गला सूख जाता है, या आपको बार बार पानी की प्यास लगती है ना, या और कुछ आपको ऐसे डिफिकल्टी फील होता है, तो आपका तो माइनस वही हो जाएगा ना। तो मैं तो आपको यहाँ तक भी रिकमेंड करता हूँ कि आप अच्छा कैसे बोले, या इफेक्टिव बोलना कैसे सीखें, ये भी सीखो आप। इफेक्टिव इंटरव्यू कैसे आप देंगे, यानी कि आप जो बोल रहे हैं उससे सामने वाले प्रभावित हो, ऐसा कैसे बोला जाता है। यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियो पड़े। आप लोगों को सुनिए। आपके जैसे लोग हैं उनको मत सुनिए। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आपके जैसे लोग हैं जो सेम आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, उनको सुनने से आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, गारंटेड बात है। जो इस स्टेप से बहुत आगे गए हैं, या बहुत अच्छे पोस्ट, जो बहुत अच्छी जॉब्स के लिए इंटरव्यू होते हैं, उनको जिन्होंने फेस किया है, या बहुत अच्छे जो स्पीकर हैं, आप उनके कुछ वीडियोस, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ी सी वीडियो देखो उनके, तो आपको खुद लगेगा कि मैं कितनी गलती करता था, या मेरे शब्द कितने गलत थे। आप, मैं नहीं कह रहा कि आपको टॉपिक नहीं आता, आपको टॉपिक 100% आता है, लेकिन आप जो वर्ड यूज करोगे, आपकी जो वोकेबलरी होगी, उसमें प्रॉब्लम है।
तो आपकी वोकेबलरी के अंदर बहुत शानदार शब्द होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेट वर्ड होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। मान लो कि आप सब्जेक्ट का कोई आंसर दे रहे हो और उसमें एक तो आप जनरल भाषा यूज़ करते हो, एक आपकी सब्जेक्ट की भाषा यूज़ करते हो। तो ज़्यादा इंप्रेसिव तब होता है जब आप सब्जेक्ट की भाषा यूज़ करते हो। तो मेरा सजेशन आपके पहले क्वेश्चन पे तो यही रहेगा कि आपको मिनिमम मार्क्स की तरफ नहीं ध्यान देना है। आप अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए और आपकी वीकनेस पॉइंट जो भी है, आपको लगता है कि ये मेरे वीकनेस पॉइंट है, तो उन पे आप जाइए और उन वीकनेस पॉइंट्स को आप कवर कीजिए और कैसे भी करके आपका जो स्कोर है ना उसको मैक्सिमम बेटर कैसे निकाल सकते हैं उसकी कोशिश कीजिए। मैं आपको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना जो इंटरव्यू का टाइम है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या उस सीन के अकॉर्डिंग आपको कितना भी टाइम मिलता है, वो आपके जीवन का बहुत बड़ा टाइम है। आप उस टाइम को कहीं वेस्ट मत कर देना, वो आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। आप चाहे दिन रात मेहनत करें, आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको अच्छा स्कोर निकालने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा कि ठीक है आपको मैं कुछ भी कह दूँ, इसका है ना, मैं ऐसे मॉरल्स के ऊपर जाना भी नहीं चाहता, मैं किसी के साथ एसोसिएशन भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ को रूट लेवल पे समझें और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। आपके इंटरव्यू लेने के लिए जो बोर्ड बैठा वो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहा है और अगर मैं मेरा है ना किसी से कोई मेरा कनेक्शन नहीं है, मैं सिर्फ अपने व्यू आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हैं वो उस लेवल के नहीं होंगे क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो आपका तो स्कोप वैसे ही बढ़ा हुआ है कि आपको थोड़ा सा काम करना है, आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपका इंटरव्यू बाकी लोगों से डेफिनेटली अच्छा होगा, ये गारंटेड बात है। क्योंकि बाकी लोग इतना काम नहीं कर रहे, वो इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे, वो और दूसरे जो एंगल उन पे काम करें जो कि गलत एंगल है। इसके बाद में देखो आपकी तरफ से सेकंड जो क्यूरी आई है वो है बोर्ड वर्क। तो ये ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 95% लोगों को बोर्ड वर्क मिल ही जाता है, 95 से आप ज़्यादा ही मान लो, कुछ एक को ही इससे है ना वो आउट रह पाते हैं, बाकी मोस्टली को बोर्ड वर्क मिलता है। अब बोर्ड वर्क जो होता है वो आपका सब्जेक्ट है। बोर्ड वर्क आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में आपको क्या तैयार करना है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेंगे, एक सेपरेट सेक्शन अपन रखेंगे जिसमें बॉटनी सब्जेक्ट का अलग लेंगे, जूलॉजी का अलग लेंगे। लेकिन आपने क्वेश्चन पुट किया है तो मैं इसके बारे में अपने कुछ सजेशन आपको यहाँ पे कोट करता हूँ कि आप में भी उनको फॉलो करें। एक तो ये है कि आपको अभी से आपके सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स चूज करने हैं। आपको कुछ टॉपिक्स यानी कि 8-10 टॉपिक आप चूज करके रखें और इनमें से एटलीस्ट कुछ टॉपिक ऐसे होने चाहिए जो आपके एमएससी स्पेशलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो कि आप कह दें कि मेरा तो एमएससी स्पेशलाइजेशन एंटेमोलॉजी से है और आपने एंटेमोलॉजी का तो केवल एक ही टॉपिक तैयार किया, 2 ही टॉपिक तैयार किया सपोज, और आपने कहा कि सर मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा देता हूँ और उन्होंने कहा कि नहीं दूसरा पढ़ाओ। फिर आपने कहा कि सर मैं ये पढ़ा देता हूँ, उन्होंने कहा कि दूसरा पढ़ाओ। वो आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आपके पास एक टॉपिक ही तैयार है या 2 ही टॉपिक तैयार हैं या आपके पास कई टॉपिक तैयार हैं। तो आपका परफॉर्मेंस या आपसे इम्प्रेस वो जब होंगे जब आपके कुछ टॉपिक्स अच्छे तैयार होने चाहिए, यानी कि आपको मेरे अकॉर्डिंग आज 8-10 टॉपिक्स तैयार कर लेने चाहिए। अब देखो आपको हर एक टॉपिक के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, आप मुश्किल से 4-5 लाइन ही बोर्ड पे लिख पाएंगे बस, या 6-7 लाइन आप लिख देंगे, इतना ही वो ड्यूरेशन होता है। उसी में आपको वो स्टॉप कर देंगे, फिर आपसे कुछ पूछने लगेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि
पूरा कंटेंट तो जरूरी नहीं है। हाँ, टॉपिक क्या रखा है मैंने, या मैंने कौन सा टॉपिक चूज किया है, ये जरूर इम्पोर्टेंट है, राइट। अब देखो इसमें एक चीज और आप ध्यान देना कि मोस्टली आपके पैनल के अंदर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आएंगे वो काफ़ी सीनियर लोग होते हैं, है ना, सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं। तो सीनियर प्रोफेसर्स का जो प्रेफरेंशियल जो एरिया होता है वो होता है ट्रेडिशनल। तो आपके सब्जेक्ट चाहे बॉटनी है तो उसका ट्रेडिशनल, है ना, जूलॉजी है तो उसका ट्रेडिशनल सेक्शन, वो आपका ज़्यादा ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी वहाँ ज़्यादा जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी एक अच्छा टॉपिक है ना, इकोलॉजी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि वो पब्लिक कंसर्न से भी जुड़ते हैं। तो एटलीस्ट आपको कुछ टॉपिक ऐसे तैयार करने हैं जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के हों, कुछ आपके ऐसे होने चाहिए जो एमएससी स्पेशलाइजेशन के हों, और आप एक दो टॉपिक जैसे आपने बायोटेक का तैयार किया या किसी टेक्निक का तैयार किया, अगर आप चाहते हो कि मेरा इंटरव्यू बहुत डिफरेंट हो तो आप कुछ सिलेक्टेड चीज़ भी तैयार कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो आपके ऊपर भी छोड़ सकते हैं कि आप कोई टॉपिक पढ़ाएं, और कई बार क्या होता है कि वो अपनी इच्छा से भी आपको टॉपिक दे सकते हैं, और कई बार आपको आपको दोनों भी मिल सकते हैं कि वो कहें कि पहले ये टॉपिक पढ़ाए, फिर आप ये पूछ सकते हैं आपने कुछ तैयार किया तो वो भी आपसे पढ़ाएं। तो एटलीस्ट एक तो आपका एमएससी स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में है या जो भी आपका पार्ट है उसका एक तो आपका पूरा सिलेबस भी तैयार होना चाहिए, मेन उसमें क्या क्या वो सब तैयार होना चाहिए, और उसके कुछ टॉपिक्स 3-4 टॉपिक्स आप ले लीजिए, वो आपके इंटरव्यू के लिए, बोर्ड वर्क के लिए आपको तैयार करने हैं। आप उनके अलग अलग पेजेस ले लो और उन पेजेस के ऊपर उनके बारे में लिख लो। पहले एक टॉपिक के साथ काम कीजिए, उसके बारे में पहली बार लिखोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि इसमें ये गलतियां हैं या मुझे ये चेंज करना है, फिर दोबारा लिखो, 2-3 बार करके उनको रिवाइज करो, और ऐसे 4-5 टॉपिक आप सब्जेक्ट के लीजिए, और ऐसे आप ट्रेडिशनल के लीजिए, और कुछ रिसेंट चीज़ें भी आप लीजिए। तो एक मिक्सचर रखिए कि आपको कुछ भी कहीं से भी पूछें तो आप उसको कोरिलेट कर दें, राइट। अब क्या है कि देखो ये तो एक है कि जैसे मोस्टली सीनियर लोग ही आते हैं इंटरव्यू लेने, लेकिन कोई यंगर पर्सन भी आ सकता है। अगर कोई यंगर पर्सन आ गया तो वो कुछ नई चीज़ भी आपसे पूछना चाहेगा, तो सबको संतोषजनक स्थिति में आप फेस कर लें ना, ऐसा आपका वो सामान होना चाहिए कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ऐसा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप अपने टॉपिक चूज़ कीजिए। जब अपन सब्जेक्ट वाइज वीडियो रखेंगे ना तो उसमें टॉपिक्स के बारे में और हम आपसे बात करेंगे, बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनसे भी हम रिकमेंड करेंगे कि अच्छे टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको वो भी सजेस्ट करें, आप खुद भी काम कीजिए। तो ऐसे आपको तैयार करना है। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि आप जो भी टॉपिक तैयार करेंगे ना, वो टॉपिक आप बीएससी की आपकी बुक्स और एमएससी की बुक्स दोनों को यूज़ करके करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने टॉपिक पसंद आया और मैंने बीएससी की किताब से पढ़ लिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे कुछ ऐसा पूछेंगे जो उस बुक में नहीं है, तो आपको फिर दिक्कत आ जाएगी। तो आप रेफरेंस बुक भी काम में लीजिए, और जो आपका सिंपल बीएससी का बुक है वो भी काम में लीजिए। तो दोनों को आप पढ़िए। आपके पास अलग से कोई और मटेरियल है उसको भी पढ़िए, आप इंटरनेट पे भी जा सकते हो, और फिर अपना एक मैटर है वो सिंथेसाइज करो आप। और अगर हम इसमें एक अप्रोच ये डालें कि जैसे हमें 4-5 लाइन तक का ही टाइम मिलता है, एक बस थोड़ा सा काम करने का टाइम होता है, तो उसमें हम हमारे टॉपिक की सारी चीज़ें कैसे डाल देंगे, या सारी चीज़ें कैसे डाल देंगे, तो या तो उसके पिन पॉइंट्स हैं या उनको आप बुलेट्स में तैयार करो, या जैसे ऐसा टॉपिक तैयार करो जिसमें टाइप्स होते हैं। टॉपिक ऐसा लो जिसमें आप कंटेंट बताएंगे तो उस चीज़ में ही प्रकार होते हैं,
तो आपको वो प्रकार लिखने ही पड़ेंगे, और जैसे आप लिखेंगे वो आपसे उन्हीं में से कोई ना कोई चीज़ पूछना चालू कर देंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज है कि आप क्या बोल रहे हो उनके सामने, क्या नाम आपके मुंह से निकल रहा है। तो ये आपका मेन चीज़ हो जाएगा कि आप बोर्ड के लिए एक शानदार आपका पूरा सिलेबस के सारी चीज़ों को देख के आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये पढ़ाने लायक तो है लेकिन मेरे को नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी टाइम पड़ा है, आप उसको कवर कर लीजिए। एक टॉपिक के बारे में 2 मिनट का मामला तैयार करने में आप कर लेंगे, आराम से कभी भी कर लेंगे। कितना भी टॉपिक आपका चाहे ना पढ़ा हो तो भी कर लेंगे, आपको लगता है कि ये करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका एक था, ठीक है। के बारे में आप डिटेल में बातें बताएंगे, ठीक, कोई और सेशन रख लीजिए सर आप। हाँ लेकिन अभी आपने कुछ बताया कि बोर्ड वर्क में हमें क्या क्या टॉपिक तैयार करके जाना है, मतलब कोई 5-7 टॉपिक जितने भी आप तैयार करके करने। मेरा ये पूछना था, बोर्ड पर जब आप खड़े होते हैं ना, उस वक्त का जेस्चर पोस्चर, कुछ लोग बताते हैं कि हमें बोर्ड पर ऐसे खड़े होना चाहिए, बोर्ड पर जाते ही आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा वार है, मतलब ये बोर्ड ऐसे साफ करो, वैसे साफ करो, राइट से साफ करो, लेफ्ट से साफ करो। क्या ये चीजें इफेक्टिव होती हैं? इनका कोई इंटरव्यू पर प्रभाव पड़ता है? वास्तव में पड़ता है कैसे? या फिर जैसे इफेक्टिव मतलब इंटरव्यू प्रभाव डालती है, या फिर जो हम पढ़ा रहे हैं केवल वही प्रभाव डालेंगे? ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। इसमें जैसे आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आप बोर्ड पे जाएं, चाहे वो मार्कर वाला हो या चौक डस्टर वाला हो। एक तो क्या है कि जब आप बोर्ड पे पहुंचेंगे तो उससे पहले आपसे जो नेक्स्ट मेंबर गया था उसका बोर्ड वर्क हो चुका है। अब आपको तो पता है कि बोर्ड जब आप आए तो आप इरेज करके आएंगे ना। जैसे आपके माइंड में आ जाए कि अगर हमें बोर्ड पे भेजेंगे तो हम पढ़ाएंगे और बाद में बोर्ड को हम साफ करके आएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो कि आप पढ़ा रहे हो, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, ठीक है। मान लो कि आपका टॉपिक चल रहा है, आपने उनको पढ़ा भी दिया, उन्होंने उस पर क्वेश्चन भी पूछ लिए, आप वहीं खड़े थे बोर्ड पे, वो आपसे पूछे जा रहे थे, आप जवाब दिए जा रहे थे, और फिर उन्होंने से किसी एक ने कहा कि ठीक है, ठीक है, आप आ जाइए। तो अब आपको वहाँ उन्होंने कह दिया कि आ जाइए, और आप फिर भी नहीं आ रहे, आप अपना बोर्ड साफ कर रहे हो, ये गलत है। हाँ सर, यही पूछ रहा था मैं। कई बार क्या होता है, वो कहते आ जाओ, हम जाके बैठ जाते हैं। अब वहां पर कई लोग कहते हैं कि तूने उस वक्त ये गलती की, तुझे बोर्ड साफ करके आना चाहिए। इंटरव्यू में सर ये जो डेट लिखना, वार लिखना और वहां पर मिटाना, इन सब चीजों का ध्यान देने के लिए इतना समय हमें मिलता है। देखो वहां पे वो लोग आपको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम देते हैं, और वो टाइम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। यस सर, है ना। जैसे मान लो कि बॉटनी वाले स्टूडेंट हैं, जूलॉजी वाले स्टूडेंट, आपने कुछ भी पढ़ाया या कुछ भी लिखा, जैसे आपने लिखा है इकोसिस्टम, और आपने उसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया, राइट। अब ये तो हमारा रूटीन हैबिट है कि हम कोई टॉपिक लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, लेकिन वो फिर आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपने इसको अंडरलाइन क्यों किया। अंडरलाइन तो आप कोई बॉटनिकल नेम होता है, जूलॉजिकल नेम होता है, उसको करते हो। तो आप ये नहीं कि आपने अंडरलाइन कर दिया, या आप ये खुद सोचो कि क्या आपके कहीं भी आपने जहाँ भी चीज़ें देखी वहाँ पे क्या सिर्फ बॉटनिकल नाम में अंडरलाइन होता है या जूलॉजिकल होता है? नहीं, आप हेडिंग्स को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, आप कोई लेटर लिख रहे हैं उसमें भी अंडरलाइन होते हैं, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसमें भी अंडरलाइन होते हैं, आप कोई आंसर लिख रहे हैं, आप यूपीएससी का आंसर लिख रहे हैं, रिटन आंसर दे रहे हैं, वो भी अंडरलाइन होते हैं। तो ये कोई मस्ट नहीं है, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि सर ये टॉपिक है या मेन हेडिंग है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए लिखा है। अदरवाइज बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम हमेशा ही अंडरलाइन होता है। अगर कोई इश्यू राइज होता है तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बात ये है। और आप मान लो वहाँ पे अभी आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपसे पहले वाले कोई साथ में बोर्ड का काम हुआ, उन्होंने बोर्ड को इरेज, या तो उन्होंने टाइम नहीं दिया या वो करना भूल गई, और अब आपको भेज रहे हैं, तो आपको पहले बोर्ड इरेज करना है। अगर पहले से खाली बोर्ड है कोई इश्यू नहीं है, अगर पहले से बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ तो वो आपको ज़रूर इरेज करना है।
हाँ, इरेज करते समय ये है कि मान लो कि आप तो कछुए की तरह इरेज कर रहे हो धीरे धीरे, और या आप तो धुआंधार लग गए है। ओवर एक्साइटमेंट देखो लोगों का, बात वो नहीं कह रहा। गलती क्यों हो रही है? गलती हो रही है कि मेरे को बोर्ड पे भेज दिया तो मैं तो अभी साफ कर देता हूँ और अभी पढ़ा देता हूँ। तो दैट शुड बी बैलेंस। लगना चाहिए कि आप धीरज वाले हो, सहज हो, आप सबको साथ लेके चल रहे हो। ऐसा नहीं कि बस आपने अपने आप पर ध्यान दे रखा है, बस आए गए पढ़ाया बोला रुके ही नहीं सुना ही नहीं, वो सब गलत है। तो एटलीस्ट अगर आपने वहाँ चीज़ें ठीक रखी हैं, और इसमें देखो नो डाउट आपका टॉपिक और आपके मुंह से निकले हुए शब्द, क्योंकि वो आपका लिखने का हैंड राइटिंग क्या है वो थोड़ा सा मैटर करता है, थोड़ा सा आपका बोलना है वो बहुत मैटर करता है। आप एक्सप्लेन कैसे करते हो, या आपने लिखा क्या, आप बोल क्या रहे हो, या उसमें डाइवर्सिटी क्या है, या उसमें लैंग्वेज वाइज होता है ना फ्लेक्सिबिलिटी, वो कितनी है कि आपके बोले हुए शब्दों को क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं क्या। नोट करना है कि आप तो अच्छे हो, आपने टॉपिक भी अच्छा तैयार किया, आपको पढ़ाना भी आता है, आपके वर्ड भी अच्छे हैं, लेकिन सामने तो कमज़ोर बच्चे, मीडियम बच्चे सब बैठते हैं क्लास में। तो क्या आपकी बातें सबको समान समझ में आती हैं क्या, या आपका तरीका, या आपका लहजा, या आपका जो कंटिन्यूटी होती है ना शब्दों के साथ तालमेल बना के आप रेगुलरली किसी टॉपिक की भूमिका बनाते हो, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो इसके लिए जो सबसे सही चीज़ है वो ये है कि आप टीच करें, पढ़ाएं आप। जैसे मुझे तो मेरे सजेशन में ये दिया गया था कि अगर आपको कहीं जॉब मिला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाने का रेगुलर प्रैक्टिस करें। या आपको जॉब नहीं है तो आप किसी से जाकर के जॉब मांग लें आप, कि भाई मेरे को 1 घंटा पढ़ाने के लिए दो, मैं आपसे 1 पैसा भी नहीं लूँगा, मुझे बस पढ़ा के जाना है। टॉपिक आप बता दो वो भी पढ़ा दूँगा, और मैं मेरे टॉपिक भी पढ़ा दूँगा, और बच्चों के सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ाऊँगा। तो आपको रियलिटी क्या है, या रियलिटी टीचिंग क्या होती है, रियल में डीलिंग कैसे होती है, और स्टार्ट कैसे होता है बोलना, है ना। जैसे मान लो कि आप स्कूल में पढ़ाते हो वो अलग चीज़ है भाई, और आप कॉलेज के किसी मतलब यूजी पीजी के टॉपिक के साथ में पढ़ाना चाहते हो तो उसकी भूमिका में अंतर आएगा, उसके वर्ड्स में अंतर आएगा। तो आपको टीचिंग करानी है। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप घर पे अपना बोर्ड रखो और उसके ऊपर खुद ही पढ़ाओ, उसकी रिकॉर्डिंग खुद ही सुनना, सेल्फ टीचिंग करो, अपनी रिकॉर्डिंग सामने कैमरा लगाओ, अपनी रिकॉर्डिंग करो और सुनो कि क्या गलत बोल रहा हूँ। आपको पहली बार में पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ गलत बोला आपने। ये बहुत असरदार चीज़ें हैं। अगर आपने 5 वीडियो की ऐसे रिकॉर्डिंग करके सुन लिया तो आपके शब्द अचानक से बदल जाएंगे, सारे शब्द अचानक से बदल जाएंगे, और बेहतरीन आपका जो फ्लो है, जो होता है ना, जो फ्लुएंसी है और जो कंटिन्यूटी है, वो सब इस्टेब्लिश हो जाएगा। आप मान लो कि आपका टॉपिक वो इंटरप्ट करते हैं और आपको वो कहते हैं कि ठीक है आप आ जाइए, तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि सर मे आई रब इट, और उसमें कोई बुराई नहीं है भाई। आपने क्या किया, आपने अपना बचाव किया। वो कहते हैं नो नो बस ठीक है, यू आर सेफ। वो कहते हैं हाँ कर दीजिए, क्योंकि कई बार उनके दिमाग में आता है कि अगला कैंडिडेट आएगा उसको भी हम भेजेंगे तो ये पहले साफ हो जाए, अच्छी बात है। उनके इंस्टेंट दिमाग में क्या चल रहा है वो वेरी करता है, और वहाँ पे कई लोग बैठे हैं, किसके दिमाग में क्या चल रहा है वेरी करता है। तो आपको अपनी साइड से सब सेफ करके रखना है, ठीक है। इसके बाद में एक और जो इश्यू हमने यहाँ पे नोट किया वो है लैंग्वेज को लेके, कि आप पूछना चाहते हैं कि लैंग्वेज को लेकर के हमें क्या रखना है। देखो ये बिल्कुल से क्लियर सी चीज़ है कि आपको यहाँ पे एक इजी लैंग्वेज यूज़ करनी है।
इजी लैंग्वेज का मतलब ये भी नहीं है कि 100% हिंदी, कि आप हर जगह पे पूरी हिंदी बोलने के प्रयास में लगे हुए हो, तो वो असहज सा लगेगा, वो चीज़ सामने झलकेगी। या आपने ठान रखा है कि मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ और मैं तो एक शब्द भी हिंदी का नहीं बोलूँगा, तो वो भी गलत है। आपसे क्या पूछा गया है, आप उसके बारे में क्या जानते हो, और आप उनको बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे, वो इजीनेस चेक कीजिए आप। तो उसमें आप मिक्स कर सकते हैं, मिक्स कीजिए आराम से आप। अब मिक्स लैंग्वेज में क्या होता है कि देखो, अब इसमें ये एक दिन के काम नहीं है। अब आपको केवल सब्जेक्ट के जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में यूज करने हैं। या आप उनको बताने के लिए कि मेरे को अंग्रेजी आती है, आप कह रहे हैं कि हाँ दैट्स वाई इट इज कॉल्ड, ये ठीक नहीं है। सब्जेक्ट के टर्म की जहां बात आती है वो तो आपको आता नहीं है, और आप ये बताने के लिए कि मैं इंग्लिश से हूं, आप उनको ये कह रहे हैं कि दैट्स वाई दिस इज नॉन एज, ये ठीक नहीं है। तो आप अपनी वोकेबलरी स्ट्रांग रखिए, सब्जेक्ट से कंसर्निंग जितने भी चीज़ें हैं आप उनको इंग्लिश में यूज़ कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट के लोग सब समझते हैं, वो बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने बहुत सारा उनका एक्सपीरियंस है, बहुत सारे वर्किंग्स हैं, उन्होंने कंप्लीट इंग्लिश में बहुत काम किया है। आप पूरा इंग्लिश बोलेंगे तो भी वो समझेंगे, और पूरा हिंदी बोलेंगे तो भी वो कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप जो पूछा जा रहा है वो कैसे भी करके उनको सहजता से बता दें तो वो ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप लैंग्वेज मिक्स करें, लेकिन आपकी मिक्सिंग किस स्टाइल की है वो इम्पोर्टेंट है। पर तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, थोड़ा सा बैलेंस सा मैनेज सा रखना है। सामने वाले का परसेप्शन क्या है ना, सामने जिसने आपसे कुछ पूछा है ना, वो क्या उम्मीद या कैसा उसका माइंड मैप आप थोड़ा कुछ भांप पा रहे हैं, वो क्या उम्मीद लगा के आपसे पूछ रहा है या कैसा आंसर आपसे चाहता है, वो बात आप स्टार्ट कीजिए। आप माइंड में पहले से ही रखना कि मुझे कभी भी लैंग्वेज के साथ में शिफ्टिंग करनी पड़े तो मैं कर दूं, या मेरे को ये नहीं कि मैं बोला नहीं जा रहा है मेरे से, या मैं बात कहना कुछ और चाह रहा था और मैंने कह दी कुछ और। लैंग्वेज से ऐसे असर नहीं आने चाहिए आपके इंटरव्यू के ऊपर। तो आप बिल्कुल से फ्री माइंड के साथ में ईजीएस्ट वे के अंदर आराम से, क्योंकि हम बिल्कुल से है ना, राजस्थान का बात है, इंडिया का बात है, कोई मैटर ही नहीं करता है। आप जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो सारे बच्चे भी हिंदी इंग्लिश मिक्स बच्चे हैं आजकल कॉलेजेस के अंदर। तो आप आराम से अपना मिक्स लैंग्वेज यूज़ कीजिए, असरदार होना चाहिए बस। सिंपली बात क्या है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो टॉपिक से जुड़ा हुआ या पूछा गया वहाँ से कनेक्ट होता हो, और असरदार होना चाहिए, हर किसी को वो प्रभावित करे, बस ऐसे शब्द होने चाहिए। मुझे लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना है, तो सर मैं वो एक प्रेशर फील कर रहा हूँ, तो सर उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए? नहीं, आपने क्या कहा कि आपको लगता है कि मुझे लास्ट टाइम तक बहुत बेटर परफॉर्म करना है, ठीक है? हाँ, लास्ट टाइम से बहुत बेटर परफॉर्म करना है सर। तो सर मुझे कई बार जैसे मैं सोचता हूँ तो मुझे एक प्रेशर फील हो रहा है इस बार। प्रेशर फील हो रहा है, किस चीज़ का प्रेशर लगता है आपको? मतलब कहाँ आपको ऐसा जो डर है वो किस चीज़ का डर है? सर जैसे मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, मुझे 16 मार्क्स मिले थे। कितने मिले थे? तो सर मैं चाहता हूँ कि मतलब इस बार 16 मार्क्स मिले थे सर। 16? तो मैं चाहता हूँ सर इस बार मुझे और भी, हाँ इस बार मुझे सर और भी बेटर मार्क्स मिले और मैं और भी बेटर परफॉर्म करूँ। तो सर जब मैं सोचता हूँ तो जब मैं इस बारे में सोचता हूँ या इसमें जो सोचने की कोशिश करता हूँ तो सर कई बार मुझे एक अलग सा प्रेशर फील हो रहा है। तो सर उसको कैसे मैं मिनिमाइज करूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू पर फोकस कर पाऊँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैं अब है ना थोड़ा सा इसके ऊपर मैं मेरे साइड से क्या हो सकता है ना, मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूँ। देखो, आपने जहाँ तक बताया कि जैसे आपने लास्ट बार एक अच्छा परफॉर्म किया ना, और आप दिस टाइम और बेटर चाहते हैं ना, और अभी जैसे वो तो हर बार ही होता है, जैसे अपन ने और अच्छा स्कोर निकालना चाहते हैं तो ऐसे मानसिक रूप से एक ऐसे होता है जो एक उतावलापन होता है, वो
जी सर। है ना, वो प्रेशर नहीं है, वो एक उतावलापन है, ऐसे मन ही मन ऐसे ओवर एक्साइटमेंट होता है, वो उससे लगता है कि प्रेशर नहीं है वो। प्रेशर तो जैसे जी आपसे कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, वो आपको करने को बोला जाए तो वो है प्रेशर। ये प्रेशर नहीं है, ये आपका वो एक्सपेक्टेशन है एक प्रकार से, ये है बस। जी सर। तो देखो, जहाँ तक बात आती है वर्किंग की, तो वर्किंग में तो ये है कि जैसे आपका जनरल है वो आप तैयार करेंगे ही करेंगे, आपका सब्जेक्ट है जी वो भी आप तैयार करेंगे, बोर्ड का मैटर आया, बोर्ड टीचिंग का मैटर आया, वो भी आप तैयार करेंगे। ठीक है, एक तो क्या होता है कि बेवजह का कोई इशू नहीं होना चाहिए, अनवांटेड इशू मत क्रिएट करना। मैं आपको बता देता हूँ, अनवांटेड इशू का मतलब ये है कि आपने पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपका लास्ट मोमेंट तक तैयार ही नहीं हुआ, ये चीज़ गलत है। या आपको वहाँ पे स्टे करना है, जहाँ भी आप रुकेंगे, जो भी आपका डेस्टिनेशन आप चाहते हैं, तो वो है ना विद इन टाइम आप पहले से रेडी रखें चीज़ों को, यानी कि केवल परफॉर्म करने का ही बचना चाहिए, बाकी फालतू का कोई और इशू माइंड में नहीं होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा कोई चीज़ ना हो, बस एक ही चीज़ हो। एक तो ये हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें फिर होंगी ही नहीं, तो बाकी जो काम है वो पहले से मैनेज करके रखो, और उस समय के लिए कुछ मत रखो, बस सिर्फ अपना परफॉर्म क्या करना वही रहेगा फिर। और फिर दूसरा ये कि जैसे आप इतना अच्छा आपने किया भी है, एक्सपीरियंस भी है, आप इस बार भी अच्छा आपने परफॉर्म किया है, अच्छा स्कोर आपका भी रिटर्न में भी चल रहा है, तो अब मेरे अकॉर्डिंग आपको जो लगता है वो कि प्रेशर को डील करना एक साइकोलॉजिकल इश्यू होती है, और ये साइकोलॉजिकल जो कंसर्न है ये आपको ऐसे कूल माइंड से हैंडल होगा। तो मेरी साइड से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सबको ही ये मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा आपस में बातें ना करें, या जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो एक लिमिट तक जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपका कोई टॉपिक है, वो टॉपिक आपको नहीं आता, या उस टॉपिक में कोई बात है जो आपको कंफ्यूज कर रही है, वो आप किसी फ्रेंड से पूछ रहे हो, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपका फ्रेंड क्या कर रहा है वो अपने किसी तीसरे फ्रेंड का बताता है, उसने और क्या कर रहा है, ऐसी फालतू की चीज़ें मत ऐड करना, क्योंकि जब आप खुद पे काम कर रहे हो तो प्रेशर जीरो होता है, और जब आप लोगों के साथ कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं तो अपना काम तो करेंगे नहीं अपन, और बेवजह का इशू और क्रिएट करेंगे जो कि हमारे परफॉर्मेंस को गिराएगा। तो है बिल्कुल सिंसियरली काम करना है, कि आप सिंसियरली सेलेक्ट करें कि आपको किन लोगों से मदद लेनी है, फ्रेंड्स में कौन है आपके जो इस इंटरव्यू के टाइम के अंदर आपके काम में आने हैं, या जिनसे आप हेल्प लेंगे या देंगे, बस इसमें एनीवन नहीं हो सकता। या कोई भी एनी इन्फॉर्मेशन आप लेंगे, कोई एनी वीडियो आप देखेंगे, एनी चीज़ लेंगे तो आपको एंजाइटी भी क्रिएट हो जाएगी, प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा, और आपको रियल में डिफ़िकल्टी नहीं है तो आप खुद क्रिएट कर लेंगे। तो आप बिल्कुल अपना है ना कूलेस्ट माइंड सेट है ना उसके लिए काम कीजिए। थोड़ा बहुत आप ऐसा टाइम निकालो, उस मॉर्निंग आवर्स का टाइम निकालो, उसमें आप बाहर मतलब वॉकिंग के लिए जाइए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी ऐसा रखो जिससे आप बैलेंस रहें। और बेवजह ज़्यादा लोगों के साथ में आपको कंपैरेटिव मोड में तो आना ही नहीं है। देखो स्पेशली मैंने तो किसी से कंपेयर नहीं किया, मैं मेरा पर्सनल आपके साथ बताता हूँ, मैंने किसी से कंपेयर किया ही नहीं, किसी से बात ही नहीं की। मैं किसी से बात करता तो सिंपल जनरल जो हाय हेलो होती है, या मेरे एक मित्रता के नाते किसी से पूछना होता है कि भाई सब ठीक है हो रहा है, इतना ही बस। ये नहीं कि मतलब तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो ऐसे चल रहा है, वहाँ ये लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये आपके प्रेशर को बेवजह बढ़ा देगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इस पर अच्छे से ध्यान दें। और क्योंकि
ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे भी करना चाहिए। आप सोच के देखना कि जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद में आप कितना सारा आपस में कनेक्टेड हैं, बहुत सारा कनेक्टेड है। उससे आपको आज तक क्या मिला है? मेरे अकॉर्डिंग उससे आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ आज तक नहीं मिली है। बट अगर आपने यही चीज़ आगे प्रोसीड कर दी, इसको कंटिन्यू कर दिया, तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि साइकोलॉजिकली ये चीज़ आती है। और ये ऐसे भी होता है कि जैसे लास्ट बार मेरा किसी भी कारण से स्कोर कम रहा, मेरिट में नहीं आ पाए, तो इस बार मानसिक रूप से तो होता ही है, बट उसको डील करना भी तो अपना ही काम है। तो अपन चाहें तो उसको थोड़ा बहुत ऐसे मैनेज करेंगे तो वो चीज़ मैनेज हो जाएगी। आपको खुद लगेगा कि इनके फ़ायदे आ रहे हैं। आप करके देखना, इन चीज़ों के फ़ायदे ज़रूर आएंगे। तो होप सो आप मेरी बात से सहमत होंगे और मे बी ये आपके काम भी आएंगे। तो देखिए, एक छोटा सा हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन रहा था जिसमें हमने आप लोगों के साथ बात की। एक सेकंड। तो देखिए, एक बिल्कुल से बेस्ट लाइन जो इश्यूज हो सकते हैं ना, उनको हमने आज के सेशन में कवर करने की कोशिश की है। आप लोगों ने बहुत ही धैर्य से, है ना, इसमें साथ दिया और आप लोगों ने इसको आपकी साइड से इश्यूज राइज हुए, कुछ चीज़ें आपने पूछना चाहिए, तो वो इसकी सार्थकता बढ़ा देता है ना, कि लगता है कि जिस मुद्दे के लिए अपन यहाँ पे जुड़े हैं वो मतलब सही मुद्दा था और आप भी चाहते थे और दोनों साइड से ये चीज़ चल रही थी, तो अच्छा था, एक सुखद था और एक, है ना, एक बड़ा प्रयास चल रहा हो, एक बड़ा टारगेट चल रहा हो, तो हर स्टेप के ऊपर हमें छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, है ना, पॉजिटिवनेस है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर भी मान लीजिए कि आपके इश्यूज हों तो आप हमें कमेंट भी करना, है ना, मेरे पास वो इश्यूज आने चाहिए ताकि हम उनको भी रिजॉल्व करें। इसके बाद में ये एक सीरीज़ के रूप में हम चाहते हैं कि एक कंप्लीट सीरीज हो जिसमें इंटरव्यू के ऑल जो फेसेज हैं वो हम टच कर पाएँ, है ना। मैंने वीडियो में भी बताया था कि जैसे फिजिकल से लेके मेंटल, सब्जेक्ट, सारी चीज़ें उसमें कवर हों, है ना। सब्जेक्ट का भी बहुत बड़ा इशू आएगा, सब्जेक्ट को लेके भी। और फिर मैं तो सिर्फ जैसे मेरे व्यू ही आपको दे सकता हूँ, बट हम चाहेंगे कि और भी अच्छे टीचर्स को हम जोड़ें, सीनियर टीचर्स को भी जोड़ें, उनसे भी हम सीखेंगे, वो भी हमें बहुत कुछ सजेस्ट करेंगे। तो जैसे आपको यहाँ से सजेशंस मिलते रहेंगे, टॉपिक्स के ऊपर बातें होती रहेंगी, लेकिन चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी अगर आप लोग पहले से कुछ क्यूरीज अपनी रखेंगे, या आपके माइंड में अगर क्यूरीज होंगी तो वो सेशन और ज़्यादा अच्छे होंगे। ये गारंटेड बात है। तो आप लोग सारे जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आप उसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। अपना जो धैर्य है, विश्वास है, उसको बना के ना, और अपनी तैयारी को रोकना नहीं है ना। जैसे सब्जेक्ट भी वैसे ही, जनरल का भी वैसे ही, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है ना। है ना, जैसे बाल कैसे रखेंगे, है ना, दाढ़ी कैसे रखेंगे, ये मैटर करता है ना। कपड़े कैसे पहनेंगे, खड़े कैसे होंगे, बोलेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें मैटर